पेड़ जो वो सेब का था, और उस सेब के पेड़ के नीचे बैठने पर क्या हुआ कि एक सेब जस्ट डाउन नीचे की तरफ गिरा। तो गिरता तो सेब डेली था, बट उन्होंने उस तरह उस चीज को क्या करा कि अलग तरीके से मेजर करा। अलग तरीके से मेजर करने का मतलब कि उन्होंने देखा कि ये केवल नीचे की ही तरफ क्यों जा रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो वहीं से ही इस ग्रेविटेशन की खोज हुई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर हम देखें इस ग्रेविटेशन को, तो ये ग्रेविटेशन एक वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड है ग्रेविटास। और ग्रेविटास को क्या बोलते हैं हम, ये ग्रेविटास हमारा क्या होता है, वेट होता है। वेट, वेट का जो मीनिंग होता है वो हम इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, और मास और वेट में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। वेट क्या होता है कि किसी भी मास पर अर्थ द्वारा लगाया गया जो भी फोर्स होता है वो वेट कहलाता है। तो ये जो ग्रेविटास है, ये जो ग्रेविटेशन है, इस ग्रेविटास से ही बना हुआ है, और ग्रेविटास का जो मीनिंग होता है वो वेट होता है। तो शुरुआत करते हैं हम इससे, फर्स्ट डेफिनेशन जो कि किसी है ग्रेविटेशन की है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है ये जानते हैं। ग्रेविटेशन, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। कि ये जो हमारा ग्रेविटेशन है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। कोई भी टू बॉडीज हो सकती है जिसके पास मास है, जिसके पास मास है। तो कोई भी टू बॉडीज के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी उन दोनों मासेस के बीच में फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमारा कहलाएगा ग्रेविटेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी, अब पूरे के पूरे हमारे ब्रह्मांड में क्या है, बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सी हैं। उस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे पास क्या है कि जिस मिल्की वे गैलेक्सी में, उसमें एक सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, प्लेनेट्स है, और एक स्टार है जो कि सन है, और अर्थ है। तो ये सभी जितने भी अर्थ के साथ प्लेनेट्स है वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। और उसके बाद भी क्या है कि अर्थ के चारों ओर क्या है, मून हमारा ऑर्बिट में घूम रहा है। ओके, सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो इसके पीछे क्या फोर्स है, क्या एक अट्रैक्शन फोर्स है जो इन्हें इसके चारों ओर घूमने पर मजबूर कर रहा है। कौन सा ऐसा फोर्स है, तो उस फोर्स के लिए हमने इसे नाम दिया ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारी अर्थ से। द फोर्स विद विच द अर्थ, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, पुल्स द ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और खींचती कहां पर है, सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ। ये अपने सेंटर की तरफ जो खींचती है उस फोर्स से, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और कॉल्ड ग्रेविटी। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों डेफिनेशन यहां पर मैंने आपको बताई, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी की। अब जो मैंने आपको बताया कि मून इसका नेचुरल सैटेलाइट है, तो यहां पर हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून क्या है, एक सर्कुलर मोशन पे यहां पर घूम रहा है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए था कि अगर ये मून है, तो ये जो मून है ये यहां से कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था। बट ये क्या हुआ, उस फोर्स को अट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, ये ऐसे इसके चारों ओर घूमने लगा। तो ये वाला जो है पुल ऑफ ग्रेविटी, दैट चेंजेस द पाथ ऑफ द मून। यही जो ग्रेविटी है, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, यही जो ग्रेविटी है, यही क्या करती है, उसका, उसकी जो डायरेक्शन है या उसका जो पाथ है उसे चेंज कर देती है, और उसकी वजह से ही ये इसके चारों ओर क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। और क्या है कि अगर ग्रेविटेशन को देखें, तो ग्रेविटेशन क्या है कि ये तो दो मासेस के बीच में एक लगने वाला फोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ ही
मून पर ये फोर्स लगा रही है, ऐसा नहीं है, मून भी अर्थ पर वो फोर्स लगा रहा है, बट ये क्या है कि टोटली डिपेंड ऑन मास होता है, कि जिसका ज्यादा मास होता है वो उतने ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ का फोर्स ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसी वजह से वो ज्यादा फोर्स से इसे अट्रैक्ट कर रही है। ओके, और ये इन दोनों के बीच में क्या है, पुल ऑफ द मून एंड द अर्थ ऑन ईच अदर। ये क्या है, दोनों के बीच में एक पुलिंग फोर्स लग रहा है या एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो दोनों को आपस में क्या है कि बांधे हुए हैं, और जिसके वजह से ही मून जो सर इसके अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये डेड डैश करके रेड लाइन से बनाया गया है, ये क्या है, ये ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड अर्थ। दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून। इसी ही ऑर्बिट में ये मून लाखों करोड़ों सालों से ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर ये घूम रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा किस वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यहां पर हमने देखा है कि ये जो टुवर्ड्स इट्स सेंटर, कि अगर ये टोटल हम माने तो ये इसके टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और ये भी क्या है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये वाली जो सेंटर लाइन है, दोनों को जो ज्वाइन कर रही है, ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द मून एंड द अर्थ, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ये फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें हमारी सर आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व करी और उस पर दिया एक लॉ, और उस लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस लॉ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जितने भी हमारे सारे लॉज हैं वो अनगिनत बार और कितने एक्सपेरिमेंट में उन्हें प्रूव किया जा चुका है। क्लियर है? तो बात करते हैं किसकी, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की। तो ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये है क्या कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, उन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्टिव फोर्स, ये जो फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में लग रहा है, ये जो फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में लग रहा है, वो उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के, उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने क्या करा कि टू बॉडीज ली, सपोज कीजिए कि ये बॉडीज है M1 और ये दूसरी बॉडीज है M2। ओके, ये दो बॉडीज ली, पहले का जो मास है वो M1 है, दूसरे का जो मास है वो M2 है, और दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने कहां से ली है, सेंटर से ली है। आप ध्यान दीजिए, इस सेंटर से हमने दोनों के बीच की ये डिस्टेंस ली है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस ली है वो d है। अब ये क्या है कि ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों की प्रोडक्ट की हुई है M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 किया, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये d स्क्वायर के, जो बीच की दोनों की डिस्टेंस है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि इसे ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि अगर मासेस दोनों के बढ़ते चले जाएंगे, अगर दोनों के मासेस क्या है, इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दोनों के बीच में इंक्रीज होता चले जाएगा। ये होता है प्रोपोर्शनलिटी साइन का मीनिंग। तो दोनों में से कोई भी एक मास या दोनों मास अगर इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे तो वो क्या होगा, उसका अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता चले जाएगा। बट अगर दोनों की डिस्टेंस क्या है, बढ़ती चली गई है, दोनों की डिस्टेंस क्या है, अगर बढ़ती चली गई है, अगर इसे बढ़ा दें तो इस पर ये जो इसका फोर्स है ये बहुत ही जल्दी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ये फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 एंड
is inversely proportional to 1 upon d square, where d square is the distance between two masses, और ये डिस्टेंस ली कहां से गई है, दोनों के सेंटर से ली गई है। अब दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, यहाँ पर m1 m2 के भी प्रोपोर्शनल है और 1 अपॉन d स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल है, तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो f किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर के, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर हम सबको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जिससे ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये हट जाए। तो जितने भी लो दिए जाते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन पर ही दिए जाते हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन पे दिए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो हमारा आइंस्टीन सर ने दिया था वो E प्रोपोर्शनल टू m दिया था कि एनर्जी और मास क्या होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, और एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक एग्जांपल देकर मैं आपको बता रहा हूं, इसका इससे कोई भी अभी रिलेशन नहीं है। E प्रोपोर्शनल टू m, तो जितने भी सारे लॉज होते हैं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी के साथ दिए जाते हैं। फिर ये जो कांस्टेंट होता है इसे कैलकुलेट किया जाता है कि इसे किस तरह से कैलकुलेट करें। तो ये जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, एंड कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी हमने यहां पर तीन चीजें पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ा ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कि ग्रेविटेशन इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पूरे यूनिवर्स में कोई भी टू बॉडीज के बीच में ये लगता है। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, ये ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ। जो भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है वो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ग्रेविटी। ग्रेविटी कहा गया है द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर हमने ये मून वाला एग्जांपल लिया कि मून ये अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ओके, दिस इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ, एंड दिस वन इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैंने आपको बताया कि m1 m2 के प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, और कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी इस चैप्टर के अंदर आती हैं ग्रेविटेशन के। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लीजिए। वो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, तो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो जो पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है आप लिख लीजिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स that is act along the line joining the two centers of the object। कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा ये कैसे लगेगा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो जो भी इसकी लाइन है जो इसे ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग ही ये फोर्स काम करेगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन। ये अलोंग द लाइन ही ये वाला जो फोर्स है वो वर्क करेगा। क्लियर है। दूसरा क्या है कि इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है कि ये आपका बहुत ही ज्यादा डिस्टेंसेस तक भी ये आपका वर्क करता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है कि थर्ड वन, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो डिपेंड करता है आपके इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द
फाइनल पॉइंट ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका लास्ट वन क्या है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा ये खिंचाव वाला बल है और ये क्या वर्क करता है कि अट्रैक्शन का ही काम करता है केवल। ओके, देयर इज नो रिपल्सन हियर, देयर इज नो रिपल्सन हियर। तो दीज आर द फोर प्रॉपर्टी ऑफ, आपसे कोई पूछे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज ए सेंट्रल फोर्स, दिस इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मीनिंग होता है कि जो लाइन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग है, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये फोर्स काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरी जो अर्थ है उसका जो मास है इसके सेंटर पर आपका केंद्रित है। ओके, सेंटर पर, ओके, कि पूरा का पूरा मास कहां पर है, इसके सेंटर पर है। इसी वजह से ये इसे हमने सेंटर पर माना और इसे भी क्या माना कि इसका भी मास सेंटर पर है। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स ये क्या लगता है, लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड वन मैंने क्या बताया, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ओके, थर्ड वन मैंने क्या बताया, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट कौन से फोर्सेस होते हैं, जो केवल उसके इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर आपके डिपेंड करते हैं। और लास्ट वन क्या है कि दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सो इस चैप्टर से हमने सीखा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। ये जो फॉर्मूला है F = G m1m2/d², ये हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको ये सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। G की जो वैल्यू है हमें याद होनी चाहिए, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको मस्ट रिमेंबर होनी चाहिए। और मैंने जो भी आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। और ये वाला जो आपकी वीडियो है केवल और केवल मैंने आपकी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर ही बनाई है। नेक्स्ट वीडियो इससे अगला जो टॉपिक है इसी चैप्टर का, उस पर मिलेगी आपको। तो इस वाले टॉपिक से जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।